दोस्तों, बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए यह देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट क्या है। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट में किस प्रकार से नए तरीकों को लागू किया गया। यह नया तरीका पुराने तरीकों से किस प्रकार अलग था, भिन्न था। यह स्वदेशी आंदोलन आगे आने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या स्थान रखता है, इसने आगे आने वाली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किस प्रकार निर्धारित किया। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट की माध्यम से मदद से समझेंगे। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में बॉयकॉट, बहिष्कार, बॉयकॉट का तरीका अपनाया गया। इस बॉयकॉट में ब्रिटिश गवर्नमेंट का बॉयकॉट करना था, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना था, यूरोपियन गुड्स का बॉयकॉट करना था, अर्थात ब्रिटिश सरकार और विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करना था, जिससे कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सरकार की जो गुड्स थी, वस्तुएं थी, वह अगर भारतीय बाजार में नहीं बिकेगा तो इससे उनको प्रॉफिट नहीं होगा और उन्हें धन की हानि होगी। इस तरह से इस बायकॉट को करके ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सरकार के सामानों को नुकसान पहुंचाना था। तो यह नया तरीका और नया स्ट्रैटेजी इस स्वदेशी आंदोलन में अपनाया गया। एक लाइन में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश वस्तुओं का, यूरोपीय वस्तुओं का बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना ही स्वदेशी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था, मेन लक्ष्य था। अब इसके लिए क्या किया गया, यह स्वदेशी आंदोलन किस प्रकार से किया गया। इसके लिए ह्यूज बॉनफायर, बड़े बड़े आग लगाए गए, होलिका दहन के तरह, होलिका दहन की तरह, जिसमें कि हम लकड़ियों को रखकर आग लगाते हैं। और इस बॉनफायर में, इस आग लगाने की प्रक्रिया में विदेशी वस्तुओं को, अंग्रेजी सामानों को उन आगों में फेंक दिया गया और उन्हें जला दिया गया। इस प्रकार से विदेशी वस्तुओं, ब्रिटिश सरकार का विरोध प्रकट किया गया। तो इस तरह के बड़े बड़े बॉनफायर या होलिका दहन के रूप में ब्रिटिश वस्तुओं और सामानों को उसमें जला करके बहिष्कार किया गया, विरोध प्रकट किया गया। तिलक ने इस स्वदेशी आंदोलन को, जो यह स्वदेशी आंदोलन बंगाल से स्टार्ट हुआ था, तिलक ने इस स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर भारत के अन्य राज्यों में, अन्य भागों में, अदर स्टेट्स में, अदर पार्ट में भी फैला दिया। इससे क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन भारत के एक बड़े हिस्से में फैल गया और लोग अंग्रेजों का बहिष्कार करने लगे, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे। यह स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस आंदोलन के जोर पकड़ने से ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस आंदोलन के जोर पकड़ने से ब्रिटिश सरकार का विरोध करने से, विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट करने से सरकार तुरंत एक्शन में आ गई और उन्होंने इस स्वदेशी आंदोलन को, स्वदेशी मूवमेंट को दबाना, सप्रेस करना, दमन करना शुरू किया। इसके लिए उन लोगों ने, अंग्रेजों ने लोगों पर अत्याचार किए, उन्हें कष्ट दिए, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। इस तरह से उन्होंने विभिन्न तरीकों से स्वदेशी आंदोलन को दबाने का, खत्म करने का प्रयास किया। परंतु स्वदेशी आंदोलन इतनी आसानी से दबने वाला नहीं था। स्वदेशी आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, इम्पॉर्टेंट थिंग निकल करके आई कि इस आंदोलन में महिलाएं, वुमेन्स और स्टूडेंट, विद्यार्थी भी भाग लिए, सपोर्ट किए और इससे स्वदेशी आंदोलन का रूप बड़ा हो गया। लोग अब प्रखर तरीके से, हाई वॉइस में, लाउडली
अंग्रेजों का और अंग्रेजों की सामानों का विरोध प्रोटेस्ट करने लगे। कई लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, सरकार से जो सुविधा मिली थी छोड़ दिया, सरकार के जो मेडल मिले थे उसे वापस कर दिया, बच्चों ने अंग्रेजी स्कूलों को छोड़ दिया। परंतु फिर यह विचार किया गया कि बच्चों की पढ़ाई तो होनी चाहिए, इसलिए इन लोगों ने देसी स्कूलों की स्थापना की, भारतीय स्कूलों की स्थापना की, जहां पर परंपरागत शिक्षण, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को पढ़ाया गया, बताया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्तुओं, विदेशी सरकार का बहिष्कार किया और इंडियन गुड्स को, इंडियन चीज़ों को, भारतीय चीज़ों को स्वीकारना स्टार्ट किया। इसके लिए उन्होंने उनकी नौकरियां भी छोड़ दी, इसके लिए उन्होंने उनके स्कूल कॉलेज भी छोड़ दिए और अपने बनाए हुए, भारतीयों के बनाए हुए स्कूल कॉलेज में जहां ट्रेडिशनल एजुकेशन हो रहा था, परंपरागत अध्ययन हो रहा था, उसको ज्वाइन कर लिया। ब्रिटिश सरकार के लाख प्रयास करने के बावजूद भी स्वदेशी आंदोलन को पूरी तरह से दबाया नहीं जा सका, खत्म नहीं किया जा सका। स्वदेशी आंदोलन पहली बार भारत में इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े स्तर पर आयोजित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन को अगर हम पूर्णतया सफल नहीं कहेंगे तो पूर्णतया असफल भी नहीं कह सकते हैं। अगर इसको हम सक्सेसफुल नहीं कहेंगे तो अनसक्सेसफुल भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस आंदोलन में पहली बार घर की महिलाएं, स्टूडेंट्स और बाकी लोगों ने भी भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, सपोर्ट किया। इसी स्वदेशी आंदोलन ने लोगों को नए तरीके से आंदोलन करने, विरोध करने का मार्ग दिखाया, प्रोसेस बताया। इसी स्वदेशी आंदोलन ने आने वाले भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के, नेशनल इंडिपेंडेंस के प्रोसेस में, इसी स्वदेशी आंदोलन ने आगे आने वाले मूवमेंट्स, आंदोलन का मार्ग को प्रशस्त किया, ओपन किया। इसी स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा लेकर आगे आने वाले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट पर काफ़ी असर पड़ा। इनकी बातों को इन सभी मूवमेंट में प्रयोग किया गया, लाया गया। तो इस बात को देखते हैं कि यह पुराने स्ट्रैटेजी से कैसे अलग था, इसमें क्या न्यू स्ट्रैटेजी था। पुराने स्ट्रैटेजी में एप्लीकेशन, पेटिशन, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, आवेदन पत्र, रिक्वेस्ट किया जाता था, परंतु स्वदेशी आंदोलन में न्यू स्ट्रैटेजी अपनाया गया। ऐसा कुछ नहीं किया जाता था, बल्कि यहाँ पर बॉयकॉट की पॉलिसी अपनाई गई। अर्थात पुराने में रिक्वेस्ट, पेटिशन, एप्लीकेशन होता था, यहाँ पर बॉयकॉट की पॉलिसी अपनाई गई। टोटल बॉयकॉट किसका? ब्रिटिश और ब्रिटिश सामानों का। तो यह दो तरीके अलग अलग थे। तिलक ने इन तरीकों को अपनाया। जो पुराने उदारवादी नेता थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि रिक्वेस्ट पेटिशन पर बल देते थे। नए नेता लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें कि लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, बिपिन चंद्र पॉल, यह सभी इस नवीन स्ट्रैटेजी, न्यू प्लान के पक्षधर थे। और यहाँ पर क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन को जब बड़े क्षेत्र में तिलक ने विस्तार कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉमन मैन, सामान्य नागरिक भी इस आंदोलन से जुड़ गए। अब इससे क्या फायदा हुआ कि भारत की बहुसंख्यक जनता, बहुत सारे लोग आंदोलन से जुड़ गए। कांग्रेस का भी विस्तार हुआ। पहले कांग्रेस के मेंबर में बड़े बड़े लोग होते थे, राजे, महाराजे, जमींदार, धन वाले, पैसे वाले होते थे। अब कांग्रेस में नए नए सामान्य लोग भी आने लगे, कॉमन लोग भी आने लगे। इससे कांग्रेस का तो विस्तार हुआ ही, एक्सपैंड हुआ ही, आंदोलन का भी विस्तार हुआ।
और अंग्रेजों के खिलाफ बात ज़्यादा एरिया में, ज़्यादा क्षेत्र में पहुंचने लगी। तो स्वदेशी आंदोलन की बहुत सारी उपलब्धियां रही। इसी आंदोलन के नींव पर आगे आने वाले असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट ने अपने कार्य को किया। तिलक ने एक महान नारा दिया था। तिलक का एक महान स्लोगन है जिसे हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंडिपेंडेंस इज आवर बर्थ राइट। इंडिपेंडेंस इज आवर बर्थ राइट। तो स्वदेशी आंदोलन इसी स्वतंत्रता, इसी बर्थ राइट, इसी इंडिपेंडेंस, इसी जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करने के दिशा में, डायरेक्शन में प्रथम कदम कहा जा सकता है। तो अब तक के वीडियो में बच्चों, दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि 1857 के बाद भारत में और ब्रिटेन में क्या क्या बदलाव हुए, परिवर्तन हुए। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता, पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था, इम्पोर्टेंट चेंजेस था। जबकि भारत में संगठन के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करना स्टार्ट हुआ। लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की ज़रूरत को समझा। इस महत्वपूर्ण कड़ी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की स्थापना हुई, परंतु इन सभी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आने वाले दिनों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह अग्रणी थी, यह सबसे आगे थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 के बाद भारत में चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाने लगा, जिसमें मुख्य नाम, मेन नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस का आता है। यहाँ पर इन लोगों ने पेटिशन, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन, प्रेयर के माध्यम से कार्य करना स्टार्ट किया। नए नेताओं के आने के बाद नए स्ट्रेटजी, नई पॉलिसीज, नई नीतियाँ अपनाई जाने लगी और यह रिक्वेस्ट, पेटिशन, प्रेयर के स्थान पर बॉयकॉट, बहिष्कार के रूप में शुरुआत हुई। यह जो कांग्रेस शुरुआती दिनों में सिर्फ बड़े बड़े लोगों, जमींदार, राजा, महाराजा, पैसे वालों, धन वालों का ही मेंबर होते थे। अब यह बढ़कर धीरे धीरे कॉमन लोग, सामान्य लोगों तक में फैल गया। तो समय और परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस के अनुसार विभिन्न काल में, विभिन्न टाइम में डिफरेंट प्रोग्रेस हुआ, घटना हुआ। जैसे जैसे मौका मिलते गया, देश ने भी उस मौका के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार अपने को बड़ा किया। रिक्वेस्ट से, प्रोटेस्ट से बॉयकॉट तक पहुँचे। अभी महात्मा गांधी का आना बाकी है। महात्मा गांधी के आने पर यह राष्ट्रीय आंदोलन है, यह स्वतंत्रता आंदोलन पूरी तरह से बदल जाता है और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाने पर विवश होना पड़ता है। तो देखेंगे कि महात्मा गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी अब जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आने वाले हैं, उन्होंने तिलक से आगे बढ़ के किस प्रकार की और भी नए नए स्ट्रैटेजी, प्लानिंग बनाया, किया, जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चरम शिखर पर, टॉप लेवल पर पहुंच गया और अंग्रेजों को भारत को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, विवश होना पड़ा। तो गांधी जी ने आने वाले दिनों में किस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट,
क्विट इंडिया मूवमेंट की मदद से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उनकी क्या प्लानिंग थी और वह इतने सफल किस प्रकार से हुए, क्यों महात्मा गांधी को हम लोग देश का नायक कहते हैं, क्यों वह स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। इन सभी बातों पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। तो दोस्तों जल्द ही आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।